हेलो दोस्तों, आरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी के 30 अगस्त के जो है फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस करने जा रहे हैं। साइंस के जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपको सुविधा हो सके। उस तरह के क्वेश्चन का आपको अनुमान लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो मुझे बच्चों के द्वारा जो है बताया गया, और उसको जो है मैंने उन 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला जो है मैं लेके आया हूं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इससे लाभान्वित होंगे। आइए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि किस तत्व की संयोजकता 3 है। देखिए, कुछ तत्व दिए हुए हैं जिनमें से हमको बताना है किन तत्वों की जो है किस तत्व की संयोजकता 3 है। तो आपको मैं बता दूं कि जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया हुआ था, सल्फर दिया हुआ था, कार्बन दिया हुआ था, मैग्नीशियम। तो आपको मैं बता दूं कि जो मैग्नीशियम है ये दूसरे जो है वर्ग का तत्व है, इसकी जो है संयोजकता 2 होती है, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और सल्फर की 2 होती है। एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक जो है 13 है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि तीसरी कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है उधार लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऋण लेगा। अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा, और आखिरी कक्षा में जो तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन 3 इलेक्ट्रॉनों को ये जो है किसी को दान दे सकता है। यही 3 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में मौजूद हैं, यही जो है किसी भी एलिमेंट के साथ या किसी भी आयन के साथ जो है बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होगा, जिसको बाहरी कक्षा में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कक्षा में उपस्थित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। अतः इसमें एल्यूमिनियम एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 13 है और जिसकी संयोजकता जो है 3 होगी। और संयोजकता 3 क्यों होगी? क्योंकि जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आखिरी कक्षा में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि कोई पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। सवाल पूछा गया कि कोई पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो आपको पता होगा, और आप लोग जो है पढ़े भी होंगे 9th-10th क्लास में। क्या हुआ कि अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है तो ये करने का जो प्रोसेस है वो कौन करता है? एसिड करता है। कौन करता है? एसिड करता है। तो एसिड का जो पीएच वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन, एसिड का जो पीएच वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होगा। अतः जो है इसमें देखेंगे तो ये तो बेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये हो गया बेस। एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जो एसिड है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक, 3 पदार्थ दिए हुए हैं और तीनों पदार्थों के अपवर्तनांक दिया हुआ है। देखिए, 3 पदार्थ दिए हुए हैं और तीनों पदार्थों के अपवर्तनांक 1.36, 1.64 और 1.48 है। इन माध्यमों का वेग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या, किसी भी माध्यम में वेग क्या होता है? वेग प्रोपोर्शनल होता है 1 बटे अपवर्तनांक। ठीक, किसी भी पदार्थ में, किसी भी माध्यम में जो चाल होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसका वेग उतना ही कम होगा। तो इसमें देखना है कि माध्यम का वेग का क्रम बताना है कि कौन सा यानी एक अपवर्तनांक दिया हुआ हो
1.36 1.36, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.64 और एक तीसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1.45 है। इसके वेग का क्रम निकालना है तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका वेग सबसे अधिक होगा। तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका है? 1.36, यानी v1 का अपवर्तनांक सबसे क्या है? कम है। अपवर्तनांक जिसका कम होगा उसका वेग सबसे ज्यादा। उसके बाद 1.46 अपवर्तनांक है, इसके लिए जो वेग की वैल्यू होगी ये v2 होगी। ठीक, इसके सापेक्ष में वेग लिख रहा हूं, ये जो मैं ग्रेटर का साइन लगा रहा हूं ये वेग के लिए है। और तीसरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है जिसके लिए वेग की वैल्यू सबसे कम होगी, अतः जो है v3 जो वैल्यू आ गई, यानी v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3 होगा। क्यों? क्योंकि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका जो है चाल कम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी, आर की वैल्यू निकालनी है। कल मैंने बताया था आपको कि आर की वैल्यू जो होती है 2 × एफ के बराबर होती है। और इस तरह से हम एफ यानी फोकस दूरी की वैल्यू को अगर हम लिख लें, फोकस दूरी 16 है तो 16 दूना 32 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो कितनी वैल्यू निकल के आई? आर की वैल्यू निकल के आई 32 सेंटीमीटर। लेकिन ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, अतः इसकी अवतल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या होगी वो निगेटिव में होगी। ठीक, यही, यानी अगर ऑप्शन में 32 भी दिया है और -32 दिया है तो हम हमेशा -32 के साथ जाएंगे, क्योंकि दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था कि कौन सा कथन सही है, पूछा गया था कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ था, पहला कथन दिया हुआ था क्या? विद्युत मोटर में वलय होता है। बिल्कुल, जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, उसके संरचना को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कम्यूटेटर होता है और कम्यूटेटर का आकार वलयाकार होता है, अतः यह जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगा करके विद्युत बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है कि विद्युत मोटर अगर है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा विद्युत बल की दिशा निकाला जाता है। ठीक, कैसे? यहां बाएं हाथ दिया हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। एक जो है फॉर्मूला समझ लीजिए या एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए या एक ट्रिक समझ लीजिए, जो भी इस चीज को कहिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। मांगीलाल और ये घासीराम। ठीक, अगर ये रट लेते हैं आप या दिमाग में रखते हैं तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए देखिए, मोटर है, मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगता है और जेनरेटर में कौन सा रूल रखता है? राइट हैंड रूल रखता है। ठीक, इस तरह से देखिए विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से विद्युत बल की दिशा निकाली जाती है, तो बिल्कुल सही है, यानी बोथ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। हमारा इसका आंसर क्या होगा? बोथ। ठीक, पूछा गया कि विद्युत जेनरेटर में यहां क्या ऐसा चीज रखा जाए कि क्षेत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जेनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो याद रखिएगा जेनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, विद्युत जनरेटर जो है चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो उसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाष्पोत्सर्जन
वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या हानि होती है। देखिए, कभी भी देखा जाए तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उससे हम लोग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक हानि भी होती है। अगर पौधे बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करने लग जाएंगे तो पानी की मात्रा की कमी हो जाएगी, और पानी की मात्रा जब कम होगी तो उसके पत्ते क्या होने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। ये ऑप्शन उसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे और उस ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर क्या था कि अगर ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो याद रखिएगा पेड़ के पत्ते जो हैं वो मुरझा जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था जिसमें ग्रास नली दी हुई थी। तो ग्रास नली क्या करता है, इसका डाइजेशन में कोई महत्व नहीं है, ये केवल जो है मुख को जो है ग्रसनी से जोड़ता है। ठीक है, ग्रास नली क्या करता है, ग्रास नली जो है मुख को जो है स्टोमक से जोड़ता है, छोटी आंत से जोड़ता है। ठीक है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। यकृत से जो है पित्तरस निकलता है, ये भी सही है। छोटी आंत किस पे डिपेंड करती है, ये जो है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कि कोई भी जो है जानवर शाकाहारी है या मांसाहारी है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, इस चीज पे ये डिपेंड करता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कि 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए थे, 3 राइट हैंड साइड में दिए गए थे। तो आपको मैं बता दूं कि ग्रास नली जो होती है उसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यकृत से पित्तरस निकलता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई किस पे डिपेंड करती है, तो कोई भी जंतु शाकाहारी है या मांसाहारी है, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि छोटी आंत उसकी लंबाई उसकी कितनी होगी। ठीक, अब देखिए प्रोपेन किस समूह का तत्व है, तो याद रखिएगा प्रोपेन किस समूह का तत्व है। तो प्रोपेन में जो है आप देख लीजिए कीटोन प्लस 4 कार्बन वाला समूह है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन पाए जाएंगे, C ये 3 बॉन्ड होंगे। फिर जो चौथा कार्बन होगा वो जो है कीटोन से जुड़ा हुआ होगा, और कीटोन से जुड़ने वाला जो होगा तो ओन लगता है, और ये प्रोपेन नहीं है, प्रोपोन प्रोप फर्स्ट ओन होगा। ठीक, ये था। तो प्रोप फर्स्ट ओन जो है, तो प्रोप फर्स्ट ओन इसको फर्स्ट कहा जाता है। आईपीएससी नाम जब भी लिखा जाता है तो फर्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, जो जहां से हमारा एल्किल समूह जुड़ा होता है, रेडिकल समूह जुड़ा होता है, उसको हम जो है या फिर जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको फर्स्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, फोर्थ कहते हैं। यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, सॉरी ब्यूटेन। अगर ब्यूट 1 ओन होगा तो समझ लीजिएगा कि आप ये कीटोन प्लस 4 कार्बन होगा। और अगर प्रोप 1 ओन लिखा हुआ है तो प्रोप 1 ओन में क्या होगा, 3 कार्बन होगा, यानी ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बर्फ का अपवर्तनांक 1.3 व कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रकाश की किरण बर्फ से कांच में प्रवेश करती है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आइस का अपवर्तनांक है तो n i से रिप्रेजेंट करेंगे 1.3। फिर कहा गया कांच का अपवर्तनांक है तो Ng इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5। अब कहा गया कि प्रकाश की किरण जो है बर्फ से कांच में प्रवेश करती है, यानी आइस से कहां प्रवेश करती है, ग्लास में। बर्फ से कांच में प्रवेश करती है तो उसके सापेक्ष उसका अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए जो है n से रिप्रेजेंट करते हैं
ग्लास का अपवर्तनांक आइस के सापेक्ष निकालेंगे तो जो बाद में लिखा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पहले लिखा रहता है उसको बाद में लिखते हैं। यानी कि आई एन जी इज इक्वल टू हो जाएगा एन जी अपॉन एन आई। एन जी की वैल्यू दी हुई है 1.5 और एन आई की वैल्यू दी हुई है 1.3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.16 आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि बर्फ का अपवर्तनांक कम होता है और कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ये फिगर दिया हुआ था और इस फिगर में बताना, देखिए ये V है, I के बीच में ग्राफ दिया गया है और ये दो रेखाएं खींची गई हैं। एक रेखा, ये सीधी रेखा खींची गई है जो 20 डिग्री बना रही है और एक दूसरी रेखा खींची गई है जो 60 अंश का कोण बनाती हुई है और V और I के बीच में ग्राफ खींचा गया। पूछा गया कि क्या यहाँ पे ओम का नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको जानने के लिए हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं y बराबर एम एक्स। जिस तरह r यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ m भी प्रवणता होगी। यानी कोई भी जो v और i का v इक्वल टू आई आर का समीकरण होगा वो सीधी रेखा होगा। ठीक है, तो यानी ये अगर ये सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा है तो हम कहेंगे कि हाँ v और i के बीच में जो सीधी रेखा बन रही है वो ओम के नियम को फॉलो करती है। ठीक है, कौन से नियम को फॉलो करती है? ओम के नियम को फॉलो करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया क्या कि कार्बन -4 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो हम जानते हैं कि कार्बन होता है 6, कार्बन 12, ऐसे लिखते हैं। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है। ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतने ही, देखिए जितने परमाणु क्रमांक होता है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। और पहले जब तक इस पे माइनस नहीं लगा था तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 ही होती है, क्योंकि जितना परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा C कार्बन 12 का नहीं पूछा गया था, उसने पूछा था कि कार्बन -4 में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो 6 ही होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्योंकि -4 है, इसने, इसका मतलब है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन किए हैं। इसने 4 इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे परमाणु से ग्रहण किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और 6 पहले से थे। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 10। यही हमारा आंसर होगा। 6 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का उदाहरण नहीं है। महिला प्रजनन तंत्र यानी महिलाओं के अंदर जो बच्चों को जन्म देने की एक टेंडेंसी पाई जाती है और जिन अंगों का उसमें उपयोग होता है उसे महिला प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो ये बताइए यूरेटस होता है कि नहीं होता है? भाई गर्भाशय तो होता है ना स्त्रियों में। जी हाँ, बिल्कुल होता है। ओवरी अंडाशय बिल्कुल होता है। ठीक, फैलोपियन ट्यूब ये भी होता है। यूरेटर नहीं होता, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कोई जो है प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। इसका मूत्रवाहिनी मतलब जिससे हमारा यूरिन बाहर निकलता है, उसका जो है प्रजनन तंत्र में कोई योगदान नहीं है, अतः यह एक प्रजनन तंत्र का उदाहरण नहीं है। फिर पूछा गया सवाल कि एक ऐसा सिस्टम है जिसकी पावर कितनी है? 1100 वाट है और उसका वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो हमको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है? VI। तो क्या इस फॉर्मूले में हम R की वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें
P पता है, V पता है, I की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन हमको पता है P का एक और फॉर्मूला होता है V² डिवाइडेड बाई R। पावर की वैल्यू जो होती है V² डिवाइडेड बाई R होती है, और हमें निकालना है R की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो V² बाई P हो जाएगा। और V की वैल्यू 220 और गुणे 220, और P की वैल्यू कितने 1100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक, 11 कन्ने 11, 11 दूना 22, यानी 22 दूना 44, 44 ओम हमारा आंसर आएगा। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा CFC के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या चीज? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, CFC जो है ओजोन परत का क्षरण करती है। यह जो गैस होती है अक्सर करके फ्रिज वगैरह जब चलती है तो उससे बाहर निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ही घातक जो है गैस होती है, जो हमारे ओजोन परत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं क्योंकि ये एक सवाल बहुत ही बेहतरीन है। तो कहा गया कि एक तार है AB, यहां से लेकर के यहां तक एक तार है A और B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तार AB में AC, CD और DB के 3 भाग हैं, यानी AC इतना, CD यानी इतना, और DB 3 भाग हैं। एक कोई तार है जिनके प्रतिरोध, यानी यहाँ पे प्रतिरोध भी लगे हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, और ये रजिस्टर किस अनुपात में है? 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक, तो कहा गया कि तीनों भागों में विभवांतर का अनुपात बताइए। तो अगर हम इसे एक बैटरी से जोड़ दें, क्या कर दें? एक बैटरी से जोड़ दें, ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और ये करंट तीनों जगह से जाएगी। और हम बता दें कि जब पहले ये तार AB था, AB को ही खंड किया गया है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है तो याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह समान होती है, करंट हर जगह समान होती है। ठीक, तो याद रखिएगा, करंट जो यहां जाएगी वही यहां जाएगी, वही यहां जाएगी। और हम जानते हैं कि विभवांतर V बराबर होता है I इंटू R। ठीक, जब करंट जो है कांस्टेंट है हर जगह, तीनों सर्किट में, तीनों रेजिस्टेंस में, इस सर्किट के तीनों रेजिस्टेंस में जब करंट कांस्टेंट है यानी समान है, यानी अगर 10 एम्पियर की करंट है तो पहले वाले रेजिस्टेंस में, दूसरे वाले रेजिस्टेंस में और तीसरे वाले रेजिस्टेंस में, तीनों रेजिस्टेंस में हमेशा करंट I ही फ्लो होगी। यानी कि टोटल जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, वो कितना होगा? V इक्वल टू होगा I इंटू R1। ठीक, V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2, और V3 इज इक्वल टू होगा I इंटू R3। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर हम इनका एक रेशियो ले लेते हैं तो रेशियो लेने पे क्या पता चलेगा कि I तीनों में कॉमन है, तो R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3, यानी पहले ये 1:2:3 के अनुपात में थे। तो इनका अगर रेजिस्टेंस जो है 1:2:3 के अनुपात में था, तो इसका जो है वोल्टेज भी कितना होगा? 1:2:3 के अनुपात में होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन है, उसको देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा, मधुमक्खी के जो डंक होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। यानी कि जब आपको मधुमक्खी डंक मारती है तो फॉर्मिक अम्ल जो है आपके शरीर में प्रवेश करता है, और अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक क्षार की,
और हमारा सबसे बेहतरीन क्षार जो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बेकिंग सोडा। ठीक, यानी इसका सही आंसर क्या होगा कि मधुमक्खी के डंक का इलाज क्या होता है, बेकिंग सोडा लगा दीजिए तो उसका इलाज हो जाएगा। पूछा गया कि वर्ग 17 की संयोजकता कितनी होगी, यानी जो हैलोजन वर्ग है उसकी संयोजकता हमेशा -1 होती है, क्योंकि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हमेशा उसकी संयोजकता जो होगी -1 होगी। ठीक है, वर्ग 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक इलेक्ट्रॉन को वह जो है बाहर से किसी दूसरे से गेन करेगा, उधार लेगा, तो वही उसकी संयोजकता होगी। पूछा गया लसिका का कार्य बताइए, तो हम बता दें, मान लीजिए कोई अंग है। ठीक, ये मान लीजिए कोई अंग है, इस अंग में जो रक्त प्रवेश करता है, जब रक्त प्रवेश करता है तो किसके माध्यम से प्रवेश करता है, किसी भी अंग में जो रक्त प्रवेश करता है वो धमनी के माध्यम से करता है, और फिर अंग में कुछ पतली पतली जो है संरचना पाई जाती है जिसे केशिका कहते हैं। केशिका से होते हुए जब बहुत ही तीव्र दबाव के साथ जो है प्रेशर के साथ रक्त अंदर आता है, तो जो है दूसरे सिरा से होते हुए जो है रक्त जो है पूरे शरीर में जाता है। अंग में आया, दूसरे अंग से दूसरी तरफ जाने में जो है रक्त जो है सिराओं के माध्यम से बाहर आता है। ठीक, तो याद रखिएगा इस केशिका से कुछ ऐसे तरल पदार्थ जो प्लाज्मा के रूप में होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते, इस केशिका से बाहर आ जाते हैं और रक्त छन के चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे चिपचिपा पदार्थ या प्लाज्मा के रूप में पदार्थ होते हैं जिन्हें हम लसिका कहते हैं, और लसिका का जो कार्य होता है वह वसा का अवशोषण करना होता है। लसिका का जो मुख्य कार्य होता है वो वसा का अवशोषण करना होता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को सही करना। 2 ऐसे कार्य हैं, अगर जो ऑप्शन में रहा होगा उसको आंसर कर देंगे। ठीक है, आप लोग बता दिए जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम क्या करता है, जड़ों से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण करना, ठीक, जल तथा किसका, खनिज लवण का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना। जाइलम का कार्य क्या होता है, जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो की रोज लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।